नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। आशा करती हूँ सभी लोग जुड़ गए होंगे। जो नहीं आए वो लोग भी आ जाइए जल्दी से। चलिए इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधकार है। ऐसा ही होता है ना, सभी शक्तियाँ सभी सामग्रियाँ हमारे पास हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तो हम कहते हैं हाय कितना हार्ड पेपर है, कितना बुरा है ना, बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं आया। फिर क्या कहते हैं, सिलेबस से बाहर आया था, अच्छा नहीं था, है ना। गलत बात होती है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ जब आपके पास हैं तो आप आंखों पे हाथ मत रखिए, आप आंखों को खोलिए और पढ़िए, ठीक है। जैसे आज के टेस्ट में हुआ है, आपको पहले से ही सारे प्रश्न पता थे लेकिन क्या हुआ, आपने पढ़े ही नहीं थे। और जिन लोगों ने पढ़ लिए थे उनका अच्छा हुआ है ना। तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, हमें आंखों पे हाथ नहीं रखना है और अंधकार भी नहीं कहना है फिर, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आज के सेशन में हम आज जो कोचिंग में टेस्ट हुआ था उसको ले रहे हैं। वैसे तो आसान प्रश्न थे पर फिर भी एक बार देख लो सभी को, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये प्रश्न, पर फिर भी बता दे रही हूँ एक बार। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा ए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकात्यान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न सभी वो हैं जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, या तो वो प्रश्न हैं जो मैंने होमवर्क में दिए थे, या तो वो प्रश्न हैं जो मैंने वीडियो के बीच में बताए थे, ठीक है। आपने यदि ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगी। चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जिसमें कटुरिक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्कड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बैठन के संकेतांक हों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। जिसमें कटुरिक्तियों का प्रयोग हो। ऐसी होती है क्या साधुओं की भाषा? नहीं होती ना, ऐसी नहीं होती बिल्कुल। जिसमें अक्कड़पन की झलक हो,
साधुओं का स्वभाव तो बहुत अच्छा होता है, विनम्र स्वभाव होता है, अक्कड़पन नहीं होता है। और जिसमें गुप्त बैठन के संकेत हों, गुप्त क्या बात करते हैं वो, गुप्त बात करते हैं कोई, क्या संकेत होंगे उनकी भाषा में, कोई नहीं। क्या होता है वो तो साफ स्पष्ट बोलते हैं। क्या होगा इसमें, सी हमारा आंसर सही है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्द का मिश्रण हो। ठीक है, मिश्रित भाषा बोलते हैं वो, उसे ही सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ये मैंने बताया हुआ प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को भी दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें भी सगुण शाखा को दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, उसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि पूछे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो सभी को आने चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, कबीरदास। ठीक है, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं, नानक हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, और सुंदरदास भी हैं और मलुकदास भी हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा जो है उसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख कवि हैं। और सगुण शाखा के रामाश्रयी शाखा के रामानंद, तुलसीदास और केशवदास प्रमुख कवि हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा के सूरदास, रसखान और मीराबाई प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। निर्गुण शाखा, सगुण शाखा और इनकी भी दो दो उपशाखाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर सबको ही पता होगा और मैंने बताया भी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये रामचरितमानस, और इसमें 7 कांड हैं। अच्छा, 7 कांडों के कौन कौन से नाम हैं? सबसे पहला हमारा बालकांड है, दूसरा हमारा अयोध्या कांड है, और तीसरा हमारा अरण्य कांड है, चौथा हमारा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, और 7वां उत्तर कांड है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि चौथे नंबर का कौन सा कांड है या 5वें नंबर का कौन सा कांड है, या ऐसे भी पूछ सकता है सुंदर कांड कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है सुंदर कांड। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अन्योक्ति है, विरोधाभास है, संदेह है या उपमा है? मैंने आपको पढ़ाए हैं अलंकार, उसमें से ही एक अलंकार है ये, अलग से कुछ नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा है इसमें अलंकार? वैसे इसको लाइन को पढ़ के ही पता चल रहा है कि कौन सा अलंकार है इसमें। जहाँ उपमेय और उपमान में संदेह बना रहे, निश्चित न हो सके कि इसमें नारी है ये या साड़ी है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ संदेह अलंकार है। पढ़ के ही पता चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा नारी है या साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी की बनी हुई है। नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, पता ही नहीं चल रहा है ना। साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है ना। क्या है ये, जिसमें उपमेय और उपमान में संदेह बना रहे, निश्चित न हो सके कि ये क्या है, तो उसमें क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, ये उस समय का वर्णन है जब युधिष्ठिर
जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे और दुशासन उनको निर्वस्त्र कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने जब अपना चमत्कार दिखाया था, उस समय की बात है ये। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा सी ऑप्शन, संदेह अलंकार। संदेह बना हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है नारी है या साड़ी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी और मानंद द्विवेदी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैंने पहले बताया हुआ है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद के समय को कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछ लेता है कि किस युग के बाद द्विवेदी युग का समय होता है स्टार्ट, तो भारतेंदु युग के बाद के समय को क्या कहते हैं? द्विवेदी युग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, अलंकारों के कितने भेद हैं? 8, 12, 6 या 3? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कितने भेद हैं अलंकारों के? चलिए जल्दी से बताइए, अलंकारों के कितने भेद हैं? अलंकारों को हम किस किस आधार पर ये पता करते हैं कि ये अलंकार कौन सा अलंकार है? एक तो अर्थ के आधार पे पता करते हैं कि कौन सा अलंकार है, उसका अर्थ हम जान लेते हैं। और एक हम करते हैं शब्द के आधार पर, क्या एक शब्द कई बार दिया हुआ है ना। और एक कौन सा होता है? उभयालंकार, जिसमें दोनों के आधार पर हम पता करते हैं। तो अलंकार के कितने भेद हो गए? 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी छांटनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा होगा इसमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन सही होगा हमारा ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का जो अधूरा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने पढ़ाया है ये, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा है जो उपन्यास अधूरा है? रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र या सेवा सदन? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनका जो उपन्यास है वो अधूरा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, ब्रजभाषा क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। सौर सैनी उपभ्रंश से लिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी, नहीं बी होगा। सूर्य प्लस उदय होगा। सूर्य उदय का आंसर कौन सा होगा? बी, सूर्य उदय। ठीक है। अच्छा, सूर्य उदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है सूर्य उदय में। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलावे दुलराय महलावे, जाई साई कछु गावे। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय महलावे, जाई साई कछु गावे। शब्द बड़े अजीब से हैं, पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर? जब एक माता और पुत्र के बीच बात हो रही हो तो क्या होता है उसमें? वात्सल्य रस होता है। ठीक है। वात्सल्य रस माता और पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसके लिए होता है। बड़े भाई का बहन के प्रति हो सकता है, छोटे भाई बहनों के प्रति, और माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम है उसके लिए तो वात्सल्य रस आता ही है। ठीक है। ये यशोदा और कृष्ण के बीच में बात हो रही है तो इसमें कौन सा हो गया? वात्सल्य रस। ठीक है। यशोदा दी शाम को पालने में झुला रही हैं, कभी हिलाती हैं, कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करती हैं और कभी गीत गा रही हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? द्वंद्व समास। ठीक है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, भरत भूषण अग्रवाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन से कवि हैं जो तार सप्तक के नहीं हैं? मैंने ये आपको प्रश्न दिया था करने के लिए, जिसने किया होगा उसे पता होगा शायद कौन से नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, धर्मवीर भारती। रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, भरत भूषण अग्रवाल भी हैं, धर्मवीर भारती जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसमें कारण नहीं होता और कार्य होता है उसमें कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। मैंने पढ़ाया है ये आपको, बिन पद चले ये वाला जो था, सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। जल्दी से बताइए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य समाप्त हो जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? विभावना। ठीक है, विभावना अलंकार होता है वहाँ पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है?
बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को आता होगा। जल्दी से बताइए दोहा का विपरीत कौन सा होता है। किसी ने रामायण को पढ़ा होगा तो शायद उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि दोहा का विपरीत कौन सा होता है। वैसे भी ना भी पढ़ा हो तो भी पता होना चाहिए ये तो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सरोठा। सरोठा जो होता है वो दोहा का विपरीत होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य देखना है, मैं जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा इसका आंसर। मैंने ये भी बताया है आपको संयुक्त और मिश्र कैसे देखते हैं, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। जब दो अलग अलग वाक्यों को संयोजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, फिर आदि। ठीक है, ऐसे शब्दों से जब किसी दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, या हिंदी भाषा में कितने वचन हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको ही पता होगा ये तो। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अष्टाछाप का कवि नहीं है? कुंभदास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न भी मैंने आपसे होमवर्क में करने के लिए बोला था, जिसने किया होगा शायद उसका सही भी होगा। चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे ये अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। ठीक है, ये कौन थे स्वामी हरिदास? ये तानसेन के गुरु थे। तानसेन कौन? जो अकबर के दरबार में गायक थे। ठीक है, उनके गुरु थे स्वामी हरिदास। अष्टाछाप में जो 8 कवि हैं उनको याद कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अष्टाछाप में 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, और इनमें 4 ही गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ठीक है, मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो ध्यान रहे तत्सम पूछा है। ठीक है, जेठ जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? ज्येष्ठ। ठीक है, भौरा जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर।
और ठेस जो शब्द है ये भी तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। हाँ, ये मेह जो शब्द है, मेघ, इसका तद्भव होगा मेह, ठीक है। लेकिन ये मेघ तत्सम शब्द है, तो आंसर क्या होगा हमारा ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद पूछा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पा प्लस वन, पौ प्लस वन, पौ प्लस अन या पे प्लस वन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, पौ प्लस अन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या द्विगु समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये वाला प्रश्न, आशा करती हूँ किसी का गलत नहीं गया होगा ये। चलिए आंसर देख लेती हूँ। चलिए आंसर ले लेते हैं। पतझड़ में कौन सा समास होगा? पतझड़ में बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। पत्ते झड़ते हैं जिसमें, अर्थात वो ऋतु कौन सी है? पतझड़ की ऋतु है, ठीक है। वह मौसम जिसमें वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, एक ऋतु के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने कुसुमाकर में देखा था, उसमें वसंत ऋतु के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें भी बहुव्रीहि समास था। पतझड़ में भी बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। किसी विशेष ऋतु के बारे में बात कर रहा है, वो पतझड़ एक विशेष ऋतु होती है, हर ऋतु में पत्ते नहीं झड़ते हैं पेड़ों के, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? अत्याचार शब्द में संधि पूछ रहा है। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका? यण संधि, ठीक है। अत्याचार शब्द में यण संधि है। य रे ले वे जिसमें आते हैं वो यण संधि होती है, ठीक है। जैसे प्रत्येक, प्रत्यक्ष, इनमें सब में यण संधि है, इत्यादि में भी यण संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा महेश शब्द में कौन सी स्वर संधि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी एक। महेश में एक मात्रा है, यदि दो मात्रा होती तो वृद्धि हो जाती, लेकिन एक है तो गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? किसने कहा है आदिकाल को बीजवपन काल? गिरसन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए किसने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल की संज्ञा दी है आदिकाल को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया हुआ है।
प्रश्न है हमारा, कमल किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमल कैसा शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? जिस शब्द का कोई खंडन नहीं किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। कमल का कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहेंगे। ठीक है। कमल में से कै हटा दोगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, ले हटा दोगे तो भी कोई शब्द नहीं बनेगा, मैं हटा दोगे तो भी कोई शब्द नहीं बनेगा, मतलब सार्थक शब्द नहीं बनेगा कोई। ठीक है, इसलिए इसे ऋण शब्द कहते हैं कमल को। एक शब्द नाक भी होता है, उसे भी हम ऋण शब्द कहते हैं। इसमें से भी कोई से भी वर्ण को हटा लो तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मखमली जूते मारने का अर्थ है। बहुत ही रोचक प्रश्न है ये। मखमली जूते मारना का अर्थ पूछा है। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये तो सबको ही पता होगा, मखमली जूते मारना। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ए, मीठी बातों से लज्जित करना। मतलब जूते भी मार रहा है और मखमल के हैं, बात भी मीठी कर रहा है और लज्जित भी कर रहा है। बड़ी विकट समस्या है ना। जूते भी मखमल के लाया मारने के लिए, मतलब मीठी मीठी बातों से लज्जित कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अल्पप्राण ध्वनि है। ये भी मैंने बताया है आपको, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वह व्यंजन जो बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, का, खा, घा, धा। क्या होगा आंसर हमारा? का। सबसे कम वायु प्रवाह के साथ इन सब शब्दों में यही बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अयोगवाय कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपने अपने नंबर भी बता देना। टेस्ट में कितने कितने नंबर आए हैं आपके, और टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी बता देना। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आशा करती हूँ ये सभी के अच्छे नंबर आए होंगे। आंसर है इसका विसर्ग को। अनुस्वार किसे कहते हैं? विसर्ग को। अयोगवाय, अयोगवाय विसर्ग और अनुस्वार दोनों को कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अंग और अड़े दोनों को अयोगवाय कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।